So students, up till now we have discussed about the renal corpuscle, that is this portion in which we have discussed the two main parts, that is the glomerulus and then the Bowman capsule. Now we are going to discuss about the renal tubules, in which we already have mentioned that convoluted tubules are present, loop of Henle, and finally the collecting duct. So we are going to discuss one by one. So first is proximal convoluted tubule. As I already told you that proximal means first. So the first part arises from the Bowman capsule. A tubular portion arises from the Bowman capsule is called proximal, and it is known as convoluted because it is not a straight tube, it is in fold form. So to increase the surface area, that's why it is called as proximal convoluted tubule. ठीक है? So आप ये कह सकते हो कि नेफ्रॉन जो Bowman कैप्सूल है उससे जो फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट अराइज होता है फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिल्ट्रेट को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे आप प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. प्रॉक्सिमल फर्स्ट हो गया और कन्वोलेटेड की टर्म यूज होती है फोल्ड्स के लिए. ठीक है? So it is not the straight tube, it is in folded form, that's why it is known as convoluted tubule. Okay, then it is known the largest part of the nephron. So why it is known as the largest part of the nephron? Because 80% of the reabsorption take place here. अब 80% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लूइड जो है वो या ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और उसमें से कुछ चीज़ें जो कि आरबीसीज, प्रोटीन या लिपिड्स होती हैं वो तो ब्लड से नहीं निकलती, लेकिन बाकी जो मटेरियल होता है वो निकल के इसमें आ जाता है. ठीक है? सो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट. अब फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, इट आल्सो कंटेन द टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. सो वी नीड टू रीएब्जॉर्ब द फिल्ट्रेट, यानी जो इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस हैं दे आर नीडेड टू बी रीएब्जॉर्ब्ड एंड दीज आर रीएब्जॉर्ब्ड by the tubular portion of the nephron, and the first tubular portion which shows the 80% of reabsorption of the filtrate of useful material, so that's why it is called the largest part of nephron. ठीक है? So it is surrounded by the peritubular capillaries. We will discuss that this will be surrounded by the peritubular capillaries. ठीक? क्यों पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ये कवर किया हुआ है या सराउंड हुआ है? क्योंकि देखिए, जो फिल्ट्रेट है वो तो आपके पास नेफ्रॉन में प्रेजेंट है और जो चीज़ें इसमें से एब्जॉर्ब होंगी वो वापस मुड़ के ब्लड में जाएंगी, ताकि ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड के अंदर जो जो मटेरियल प्रेजेंट था वो वापस से रीगेन हो सके. ठीक है? और याद रखिएगा कि हम यूजफुल मटेरियल की बात कर रहे हैं. अब इसको आपने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से शो किया, तो क्यों? क्योंकि इसने रीएब्जॉर्प्शन करनी है और रीएब्जॉर्ब होकर हमेशा चीज़ें ट्यूब्यूल से किस में जाएंगी? ब्लड वेसल में. ठीक है? देन हमारे पास आता है इसकी कंपोजिशन. सो इट्स वॉल्स आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. जो आपका बोमेन कैप्सूल है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, और आपको पता है स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है वो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स हैं जिनसे ये बना हुआ है. ठीक है? और इसकी वॉल्स बनी हुई हैं एंड हैव माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई, विलाई का आपको पता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. सो दीस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द cuboidal epithelium which makes the borders of the proximal tubules into a brush appearance. ठीक है? सो आप ये कह सकते हो कि इसके जो बॉर्डर्स हैं उनकी ब्रश अपीयरेंस होती है. क्यों? क्योंकि इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर मीन फॉर द रीएब्जॉर्प्शन. So that's why we say that 80% of the reabsorption of the filtrate take place in the proximal convoluted tubule. ठीक? And due to these brush borders and microvilli, the total surface area here is 50 meter square. That helps in the maximum reabsorption of the filtrate from tubule into blood. Then they have it has a smaller lumen, यानी इसका जो ये lumen है ये smaller होता है. 14 मिलीमीटर लॉन्ग है बेटा एंड 30 to 40 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है. ठीक? और फंक्शंस इसके क्या हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से रीएब्सॉर्ब होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे सिक्रीट होती हैं, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. सेकेंड पार्ट इज लूप ऑफ हेनले. So loop of Henle is a hairpin like structure which is 2 to 10 millimeter long and 15 to 20 micrometer in diameter, and it is made up of simple squamous epithelium. अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमारे पास simple squamous epithelium से बना हुआ है. First was the Bowman capsule and now this loop of Henle is made up of simple squamous epithelium
मतलब कि इसके सेल्स इस तरह से अरेंज्ड होंगे जो कि इसके स्ट्रक्चर को लाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी अब 2 लिम्स हैं, एक आपको ये नजर आ रही है जो कि डाउनवर्ड जा रही है और एक वो लिम्ब है जो कि अपवर्ड आ रही है, ठीक है। सो बेटा अगर हम ये देखें कि हमारे पास किडनी के 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, सो ये जो फर्स्ट पोर्शन है जो कि आउटर पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। उसके बाद जो इनर पोर्शन होता है उसको आप मेडुला कहते हैं, और जो डीप मेडुला होता है या जिसको आप क्या बोलेंगे, पेपिलरी रीजन। पेपिलरी रीजन का आपको पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिसमें बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं या पिरामिड्स आ जाते हैं, ठीक है। सो अब देखें कि दैट लूप ऑफ हैंडले व्हिच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स इनटू डीप मेडुला, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। एंड दैट लिम्ब व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द डीप मेडुला और एक्सटेंडेड टुवर्ड द कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। सो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हैव 2 limbs, one descending from cortex to medulla and other ascending from medulla to cortex, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब हैज थिन वॉल्स, आप देखिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन है, ठीक। while the ascending limb has 2 types of walls, जो इसका proximal end है उसमें thin walls होंगी और जितना ये distal end की तरफ जाएगा उसकी walls thick हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये फिर हार्मोन्स के एक्शन के थ्रू काम करता है। देन आपके पास आता है कि ये जो walls हैं इनका रोल क्या है। सो बेटा आपने याद रखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो थिन वॉल है, दिस इज परमिएबल टू वाटर। अब परमिएबल टू वाटर का क्या मतलब है कि यहाँ से जो वाटर है जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, ऑल्दो कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, बट द वाटर एंड साल्ट्स आर नॉट येट एब्जॉर्ब, ठीक है। सो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करवाने के लिए यहाँ से आपके पास लूप ऑफ हैंडले है और इस लूप ऑफ हैंडले की डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकलेगा, वाटर परमिएबल है ये लिम्ब, और ये वाटर यहाँ से निकल के आपके पास ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, ठीक है। एंड दीज ब्लड कैपिलरीज व्हिच सराउंड द लूप ऑफ हैंडले, दीज आर कॉल्ड वेसा रेक्टा। जो इसको कवर कर रही है उनको आप कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। जो इसको कवर करेंगी उनको आप बोलेंगे वेसा रेक्टा। यानी ये इस तरह से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा और इधर ये कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। सो ये वाटर यहाँ से निकलेगा और ये इन कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आती है इसकी असेंडिंग लिम्ब। सो असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू साल्ट्स। अच्छा याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर व्हाइल द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू साल्ट्स। और यहाँ पे जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें हमेशा पैसिव डिफ्यूजन होती है या पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की, जबकि जो आपकी असेंडिंग लिम्ब होगी उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl होगा। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl जो है वो कहाँ से कहाँ होगी, लिम्ब से वेसा रेक्टम, ठीक है। यानी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन तो होगी लेकिन वो लिम्ब से वेसा रेक्टा में होगी और दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि सोडियम क्लोराइड लूप ऑफ हैंडले से कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। सो दिस इज डन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देन बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा दैट विल बी द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो डिस्टल इज द लेटर पोर्शन, या आप ये कह सकते हो कि एंड पे आता है। कन्वोल्यूटेड उसी तरह से फोल्ड्स को शो करता है। इट इज स्मॉलर देन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, सो इट इज 10 to 14 millimeter long and has the larger lumen, so it is 60 micrometer in diameter. Again it is made up of cuboidal epithelium but have few microvilli because much of the material has been reabsorbed into the blood in proximal tubule and then loop of Henle, ठीक है। So here we have little reabsorption of sodium chloride and water. इधर जो चीजें एब्जॉर्ब होंगी वो आपके पास NaCl की कुछ अमाउंट होती है और कुछ अमाउंट वाटर की होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके ऊपर सोडियम पोटाशियम के पंप होते हैं, यानी इसके ऊपर इस तरह से सोडियम पोटाशियम के पंप हैं जिनकी वजह से सोडियम जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और पोटाशियम जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। इसी तरह एक्वापोरिन चैनल्स हैं और एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू वाटर जो है वो रीएब्सॉर्ब होता है। अगेन आपने याद रखना है कि दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन कॉर्टेक्स एंड इट इज कवर्ड बाय द पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट जो कि मेडुला में आ रहे होते हैं, these are covered by the vasa recta. Rest of the convoluted tubules are covered by the peritubular capillaries, ठीक है। Then comes the last part of the nephron, which is a combined part of many nephrons. So it is the collecting duct.
So it is 20 millimeter long, extended from cortex into deep medullary region. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मेडुला में जितने भी लिम्स आ रही हैं दैट आर मेड अप ऑफ simple squamous epithelium, begins in the renal cortex and extend to the renal medulla। और रोल इसका क्या होता है कि इसने जो फिल्ट्रेट है उसको एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जैसे आपने कल पढ़ा था माइनर केलाइसिस एंड देन उसके बाद मेजर केलाइसिस पेल्विस और फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से एक्सक्रीट करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। सो आपने याद रखना है बेटा कि जो ब्लड सप्लाई हमारे पास यहाँ पे है जो कि प्रॉक्सिमल और कन्वोल्यूट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके और इसके गेट होंगे कलेक्टिंग डक्ट के भी और आपके पास लूका फैनले के भी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेसा रेक्टा। ये इसलिए होती हैं ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो सके। अगर हमारे पास स्कैरिटी ऑफ वाटर है, हमारे फ्लूइड में वाटर की डेफिशिएंसी है तो वो ज़्यादा चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करवाता है, दैट्स व्हाई दे हैव द अनदर ब्लड सप्लाई बट अराइजेस फ्रॉम द मेन ब्लड वेसल दैट इज द रीनल आर्टरी। सो आप ये कह सकते हो कि रीनल आर्टरी से आर्टरियोल्स बनते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, वेसा रेक्टा हैं, दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म द रीनल वेन्यूल्स एंड रीनल वेन्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द रीनल वेन। So that was about the structure of nephron. In next lecture we will discuss about the types and then the function of nephron. So that was about the structure. Have a nice day. Allah Hafiz.